मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो देखो मैं आज किस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक वायरल पेपर, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। जितने भी बच्चे 2027 में अपना हिंदी का पेपर देंगे तो भाई आज किस क्लास को पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये 2027 का मॉडल पेपर है। इस पेपर को आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लो, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा सेम आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको तैयार कर लो, है ना। अब चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का जो मॉडल पेपर है 2027 का जैसा पेपर आएगा पूरा का पूरा सेम मैं वैसा ही पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पेपर जो रहने वाला है 2027 में जो पेपर जो हिंदी का जो पेपर आएगा वो मैं पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। पेपर देने जाओगे सबसे पहले अपना अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना, अपना नाम भी लिख देना। ये सब काम आप लोगों को करना है। कोड आप लोगों का रहने वाला है 824 CJ कोड का पेपर है। और इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसके बाद आप लोगों का जो समय जो रहने वाला है, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पूर्णांक हमारा दिया 70 नंबर का पूर्णांक है, यानी कि ये जो पेपर है आप लोगों का 70 नंबर का पेपर है। तो इसके बाद देखो जब पेपर आगे जब दिया जाए तो यहाँ पर लिखा है कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट जो होंगे, स्टार्टिंग सबसे पहले जाना 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना है और फिर इसके बाद अपने पेपर को सॉल्व कर लेना है। निर्देश पढ़ना है। निर्देश देखो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 पढ़ेंगे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे कि खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक नीले अथवा काले बॉल पेंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। तो इतना सब कुछ काम आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद आगे देखो ये सारे के सारे निर्देश हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश वहीं पर भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सब निर्देश पढ़ने को मिलेंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी कि जब मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोगों को जब पेपर दिया जाएगा तो आप लोगों को साथ ही में एक OMR सीट भी दी जाएगी। OMR सीट में आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर भरने पड़ेंगे, ताकि आप देखो यहाँ पर आप लोगों का जो OMR सीट जो रहने वाला है उसमें आप लोगों को इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देखो लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मतलब कि मेरे पेपर जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा, और जो प्रश्न 7 नंबर का होगा उसके आगे 7 लिखा होगा। ऐसे ऐसे देखो सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद आगे देखो यहाँ से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो हमारे ये निर्देश है खंड डब्बा जो 50 अंक का रहने वाला है। और निर्देश नंबर ये जो मेरा नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है उस पर बिल्कुल भी समय नष्ट ना करें। अब चलो यहाँ से आप लोगों का मैं पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पर जो आप लोगों को ये पेपर पूरा का पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरे पर जो यही वाला पूरा सेम पेपर आ जाए या फिर पूरा पेपर ऐसा ही पेपर आने वाला है आप लोगों का। देखो यहाँ पर लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। ए ऑप्शन दिया है कि झूठा सच, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। बी ऑप्शन दिया है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। सी ऑप्शन दिया है पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। ये मेरे देखो 4 ऑप्शन है ना। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पत्रिका के संपादक, जो पत्रिका है पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। तो ये हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया कमलेश्वर, डी ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 कहता है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को मोहन राकेश को ही सही करना है।
अगर ये प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोगों को मोहन राकेश को ही सही करना है। अगला प्रश्न देखो कि तितली जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाए आएगा कि जो तितली जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 3 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। तितली जो है आप लोगों की उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शुक्ल युग का जो नामकरण है, जो शुक्ल युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर दिया गया। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि शुक्ल युग का जो नामकरण है किसने किया। देखो ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र ने किया, बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल ने किया, सी ऑप्शन है यशपाल ने किया और डी ऑप्शन है रामचरण शुक्ल जी ने किया। तो बता दीजिए भाई कि शुक्ल युग का जो नामकरण है किसने किया था, है ना। तो शुक्ल युग का नामकरण जो है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया यशपाल, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक जो हो जाएंगे प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र भाई सही हो जाएंगे। प्रेमचंद्र जो है ये सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा 6 है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो आएगा कि प्रयोगवादी कवि कौन है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन दिया भूषण, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया अज्ञेय जी। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञेय जी जो है यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यानी कि जो अज्ञेय जी जो है ये हमारे प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया घनानंद, बी ऑप्शन दिया भूषण, सी ऑप्शन दिया बिहारी और डी ऑप्शन दिया सेनापति। तो कह रहा है कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। तो भाई प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हमारे भूषण हो जाएंगे और पेपर में प्रश्न 1 नंबर का आएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रीतकाल की काव्य भाषा क्या है। रीतकाल की काव्य भाषा क्या है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया खड़ी बोली, बी ऑप्शन दिया ब्रजभाषा, सी ऑप्शन दिया भोजपुरी और डी ऑप्शन दिया मैथिली। तो रीतकाल की काव्य भाषा क्या है ये हमसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रीतकाल की काव्य भाषा क्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि धूप के धान किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, याद रखेंगे कि धूप के धान किसकी रचना हो जाएगी। देखो ए ऑप्शन दिया गिरिजा कुमार माथुर, बी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, डी और सी ऑप्शन दिया भवानी प्रसाद मिश्र और डी ऑप्शन दिया रघुवीर सिंह। तो धूप के धान जो है किसकी रचना हो जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी, है ना। चिदम्बरा किसकी रचना है, तो चिदम्बरा जो है चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कहता है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि रस के कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन दिया 4, बी ऑप्शन दिया 5 और सी ऑप्शन दिया 6 और डी ऑप्शन दिया 7। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 11 कहता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा रस के 7 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 7 अंग होते हैं। तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 का डी ऑप्शन को याद रखना है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कहता है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर पूछा गया कि बता दीजिए भाई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा।
कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है। रोला भाई किस प्रकार का छंद है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो रोला किस प्रकार का छंद है? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद है। तो रोला कैसा छंद है? रोला एक सममात्रिक छंद है, इसका सी ऑप्शन सही कर देंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो कहता है कि सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग बता दीजिए भाई, सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही करेंगे। सहपाठी में सह उपसर्ग लगा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कहता है कि वेद पुराण शब्द में कौन सा समास है। वेद पुराण जो शब्द है, तो वेद वेद पुराण शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हमारा द्वंद्व समास, डी ऑप्शन इसका सही करेंगे। वेद पुराण में द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो आगे देख लो। अच्छा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कहता है कि भाप, यहाँ पर लिखा है भाप का तत्सम रूप क्या है। भाप का तत्सम रूप क्या है ना? तो भाप का तत्सम रूप हमारा वाष्प हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि तेसाम, यहाँ पर लिखा है तेसाम तत्पुल्लिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया चतुर्थी एक वचन, बी ऑप्शन दिया तृतीय बहुवचन, सी ऑप्शन दिया पंचमी द्विवचन और सी डी ऑप्शन दिया षष्ठी बहुवचन। तो बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन। और अगला देखो प्रश्न नंबर हमारा 18, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 अंग होते हैं, या फिर कह सकते हैं 8 भेद होते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य प्रयोग का भेद है। कौन सा वाच्य प्रयोग का भेद है? 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो वाच्य प्रयोग का भेद कौन सा हो जाएगा भाई, बता दीजिए। वाच्य प्रयोग का भेद कौन सा हो जाएगा? देखो कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावी प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। सीता ने भाई पत्र लिख दिया है और इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया भावी प्रयोग, बी ऑप्शन दिया कर्मणि प्रयोग, सी ऑप्शन दिया कर्तरी प्रयोग, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो सीता ने पत्र लिखा, इसका मतलब सीता ने पत्र लिखा, तो सीता क्या है? सीता करता है, तो इसीलिए मेरा कर्तरी प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग। चलो आगे देखो। अब भाई देखो आगे स्टार्ट होता है आप लोगों का एक गद्यांश पूछा जाएगा। पेपर देने जाओगे, पेपर देने जाओगे 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। भाई 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, है ना? तो 6 नंबर का गद्यांश जो पेपर में पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पूरा पेपर भाई समझ लो। देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिखा 3 × 2 मिलाकर, मतलब कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न जो होगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर भाई अब देखो पूरा गद्यांश मैंने सॉल्व भी कराया है ना? ये देखो पूरा गद्यांश मैंने सॉल्व भी कराया है, इसको आप लोग पूरा भाई तैयार कर लो। अब देखो यहाँ से मैं इसको पहले पढ़ करके सुना देता हूँ कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, है ना? तो इस तरीके से पूरा पढ़ने के बाद फिर इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न भाई कौन से? पहला प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। तो संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे 2 नंबर इसका भी मिलेगा, है ना? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ भाई लिखना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो संदर्भ यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ से बाप से स्टार्ट करेंगे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। अब यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखो कैसे करेंगे कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सही रहती है। जो सच्ची मित्रता जो होती है वो जीवन निर्वाह में बहुत सही रहती है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपनी तकलीफ दुख और गलतियां बिना कहे समझ लेता है। ठीक वैसे ही उत्तम डॉक्टर रोग को पहचान कर सही इलाज करता है। इसलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दो प्रश्न मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। तीसरा प्रश्न हमसे यहाँ पर देखो पूछा गया है, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। 1.5 नंबर का ये प्रश्न आएगा और 1.5 नंबर का ये, मतलब कि आधा आधा नंबर का, 1/2 नंबर का आधा नंबर का ये प्रश्न आएगा और आधा आधा मिलाकर मतलब 1 नंबर का ये दो प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दो प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर डालकर लिखेंगे कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य और मर्यादा के भाव को पुष्ट करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। तो विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। तो इस तरीके से हमारी प्रश्न बन जाता है। गद्यांश जो है भाई 6 नंबर का गद्यांश आएगा। फिर यहाँ पर एक अथवा करके लिखा है, तो है ना। तो अथवा करके भाई आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेना। ये देखो अथवा करके लिखा है, तो अथवा वाला भी आप लोग देख लेना। ये अथवा करके मैंने एक ऊपर वाला सॉल्व करा दिया। अब यहाँ पर देखो हमारा, अब यहाँ से मेरा बन जाता है पद्यांश। पद्यांश जो है 6 नंबर का पद्यांश आएगा। पद्यांश 6 नंबर का पद्यांश आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि किलकत कान घुटरुमन यावत मणिमय कनक नंद कय आंगन बिंब पकड़बे धावत कभू निरखी हरि आप छा को करी सो पकड़न चाहत किलकी हसत राजत दबे दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया, है ना। तो इस तरह पढ़ने के बाद, इतना यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर देख लो। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि, पहला प्रश्न भाई हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो भी यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, तो ऐसे लिख देना। दूसरा हमसे कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। तो भाई कर दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख, मतलब कि श्री कृष्ण जो है अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जो श्री कृष्ण जो है वो देखते हैं कि अपनी परछाई को कभी वो देखने के बाद उसको पकड़ना चाहते हैं, वो अपनी परछाई को देख करके हंसने लगते हैं और उसको हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं, जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से मिलाकर देखो रेखांकित, ये हमारा संदर्भ है। 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। इसके बाद आगे देखो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। 2 नंबर का ये भी आएगा भाई। तो उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है यहाँ पर। अब आगे देखो एक अथवा करके दिया गया सौरभ भीना झीना गिला। ये देखो सौरभ भीना झीना लिपटा मृदुवंचन सदकुल चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूप से तेरा घन के पास, है ना। तो ये हमसे पूछा गया। 3 प्रश्न इस पर भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देखो हमारा तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है जो कि पेपर में देखो 5 नंबर का हमारा एक संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति इति एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृत मुगल युवराज दारासिको अत्रागत
भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में कारिता। तो ये भाई देखो हमारा जो संस्कृत का गद्यांश जो है पेपर में 5 नंबर का आएगा और इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि भाई पेपर जो आप लोगों का, क्योंकि मॉडल पेपर है मैं सॉल्व करा रहा हूँ, पता नहीं मेरे पेपर बच्चों यही वाला पेपर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो अब इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा पेपर में सॉल्व करके लाया हूँ ताकि आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा संदर्भ जो है, संदर्भ हमारा 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाएगा। तो पेपर में भाई 2 नंबर का संदर्भ आएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 नंबर का संदर्भ आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। तो अब जब आप लोग इसका संदर्भ लिख देंगे तो संदर्भ लिखने के बाद आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी में अनुवाद करेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। जो भारतीय संस्कृति जो है ये संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो प्रकाश है सब जगह फैला था, है ना। तो यहीं से ही संस्कृति का जो प्रकाश है सब जगह यहीं से फैला था। जो हमारे मुगल युवराज जो दारस शिकोह जो थे, मुगल युवराज दारस शिकोह ने यहाँ पर आकर अपनी भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर एक और हमसे अथवा करके पूछा गया है। अथवा में देखो यहाँ पर लिखा है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारम स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुरारे नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकरी च तत्र सहर्ष ग्रहितम भवति एतस्य गतिशीलताया। तो अब अगर आप लोगों को मन है ऊपर वाला सॉल्व करें या फिर आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में ये भी 5 नंबर का ही आएगा। तो मेरा कहना है कि आप लोग ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेना। अब आगे देखो एक पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश देख लो, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए भाई। यहाँ पर लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 5 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर हिंदी में अगर आप लोग अनुवाद कर देते हैं तो हिंदी में अनुवाद करने पर आप लोगों को 3 नंबर दिए जाएंगे, है ना। तो कुल टोटल मिलाकर ये जो पद्यांश है 5 नंबर का पेपर में पद्यांश पूछा जाएगा। चलो अच्छा यहाँ से देखो, तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे सब सुखी हों सब रोग रहित हों, मतलब सब सुखी रहें, किसी को भी कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो। तो इसका कहने का मतलब ये हमारा हिंदी में अनुवाद हो गया। इसके बाद एक अथवा करके दिया गया है। अथवा में चाहे तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, किंसवेद गुरुतरम भूमि, और इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई 3 नंबर का खंड काव्य भी पूछा जाएगा। तो खंड काव्य भाई अब देखो खंड काव्य आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, क्योंकि खंड काव्य में क्या होता है कि आपके जो क्लास टीचर होंगे आप लोगों को बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार कर लेना। आप लोग वही वाला खंड काव्य तैयार करके चले जाना पेपर देने। ये देखो हमारे दिया है मुक्ति दूत दिया है, मुक्ति दूत ज्योति जवाहर दिया है। अगर आप लोग भाई कानपुर से हैं तो आप लोग ज्योति जवाहर को तैयार कर लो, है ना। सबका जिले बाय जिले हिसाब का आप लोगों का मतलब खंड का पूछा जाता है। अगर पूजा देखो दिया है, अगर पूजा दिया है, कर्ण खंड का दिया है, जय सुभाष दिया है, जय सुभाष खंड काव्य की द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को से पूछा जाएगा। अब चलो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए यहाँ पर लिखा है देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कर दो। भाई पेपर में 5 नंबर का जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लो। सबसे पहले इनका जन्म डालेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। अच्छा देखो आगे जन्म स्थान, तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान देख लो, अगोना नामक बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल हुआ करता था। अच्छा रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब होती है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु
2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो जाती है। इनकी रचनाएं देख लो, चिंतामणि, विचारवी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ से आप लोगों का जीवन परिचय स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए, है ना। तो जब रामचंद्र शुक्ल जी की उम्र जब 4 वर्ष की थी तो ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो हमीरपुर में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ प्राप्त की थी। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक नागरिक प्रचारित पत्रिका का संपादन भी किया और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान भी हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे इनका 2 फरवरी 1941 को जब श्वास का दौरा पड़ता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आगे देखो रचनाएं कि रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, ये सब इनकी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हो जाएंगी। और इसके बाद देखो यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों का एक लेखक का जीवन परिचय होगा, एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। मतलब 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, कवि और लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, जो कि पेपर में 5 नंबर का कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो आप लोग सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। यहाँ पर लिखा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक रचना लिखा देता हूँ। तुलसीदास जी की रचना मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। तो तुलसीदास जी की रचना, तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो। इनका जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान देख लो, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी रचनाएं देख लो, तुलसीदास जी की रचनाएं हो जाएंगी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब रचनाएं जो है ये सारी की सारी रचनाएं जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो, अब यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभूत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। मतलब जैसे जब पता चला कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था तो उसके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। जो हमारे यहाँ पर स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों और आदि ग्रंथों का ज्ञान भी कराया था। जो काशी के जो विद्वान थे उन्होंने तुलसीदास जी को वेद, पुराण और जो ग्रंथ है उसका अध्ययन भी कराया था। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। इसके बाद देखो पेपर देने जाओगे आप लोगों को एक यहाँ पर 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक भाई याद कर लेना, जो श्लोक ऐसे याद कर लेना जो कि इस पेपर में ना आया हो। तो 2 नंबर का श्लोक और 4 नंबर का यहाँ पर एक पत्र लेखन भी पूछा जाएगा कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देखो पत्र देखो कैसे लिखना है, पत्र देख लो भाई कैसे लिखना है। यहाँ पर डालेंगे सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखेंगे नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर डालेंगे महोदय, महोदय डालने के बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि निवेदन है कि आजकल प्रयागराज की सड़कों की सफाई व्यवस्था सही नहीं है। नगर की सड़कों पर सभी जगह गंदगी फैली हुई है। गलियों में गंदा पानी सड़ रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियां फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे करके लिखना है। अच्छा देखो, प्रयागराज में एक चौक बाजार पड़ता है जो कि चौक बाजार नगर का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपने सामान खरीदने आते हैं। नालियां और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर
को प्रभाव डालती हैं। वे इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन जो बीमारियों से दूर रहे। तो ऐसे करके आप लोगों को लिख देना, यहाँ पर लिख देना आपका गैरकारी शिष्य जो का खा खा, अपना नाम नहीं डालना है, और कक्षा 10 आके आप छात्र हैं। इसके बाद एक अथवा करके दिया है, अथवा करके देखो क्या दिया है कि अथवा करके 4 नंबर का आएगा कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिख देना है। पत्र भी ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो अथवा करके दिया, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लिख देना। फिर यहाँ से देखो ये हमारा पूछा गया है, यहाँ से कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो भाई 2 नंबर का पूछा जाएगा, संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। इनमें से भाई अब 2 प्रश्नों के उत्तर दे देना। इसके बाद आप आगे देखो यहाँ पर 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध आएगा, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, विज्ञान अभिशाप वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। ये मैंने देखो आप लोगों को 4 निबंध बता दिए। 4 में से आप लोग एक निबंध तैयार कर लो और यहाँ से आप लोगों को एक निबंध मिल जाएगा भाई। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैंने पूरा का पूरा आज का जो मॉडल पेपर है 2027 का जो हिंदी का जो पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार करके चले जाओ पेपर देने। अपना पूरा का पूरा काम फिक्स मैंने कर दिया है ना। और बाकी काम आप लोगों का है कि इस पेपर को पूरा तैयार कर लो। मैंने पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ दे दिया है। पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ दिया। बता दीजिए भाई आज की क्लास कैसी लगी, और आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।